नमस्ते दोस्तों, मैं मंदार। मैं हर्षल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है अनस्क्रिप्टेड एनकाउंटर। दोस्तों हम आपके सामने ऐसे विषय लेकर आ रहे हैं जो आज भारत में ट्रेंड पे है। पहला है वक्फ बोर्ड, दूसरा UCC और वन नेशन और वन इलेक्शन। इन तीन विषयों पर चर्चा करने के लिए जो वक्ता हमारे साथ आज के स्टूडियो में मौजूद है उनका नाम है रविशंकर मोर, जो पिछले 25 सालों से शिक्षण इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और तत्काल में वो नागपुर के विद्यापीठ के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल इस नाते काम कर रहे हैं। इस चर्चा में हमने पाया कि बहुत ऐसे जो विषय थे, वक्फ बोर्ड, वन नेशन और वन इलेक्शन और UCC, ये जो आपके कंसेप्ट क्लियर करने वाली चर्चा इस एपिसोड में होने वाली है। मेरी आपसे यही विनती रहेगी कि आप ये एपिसोड पूरा देखें और पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नमस्कार रवि जी। नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम जिस विषय को लेकर मिले हैं वो विषय राष्ट्रीय विषय है जो राष्ट्र को ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाले हैं, जैसे कि वक्फ बोर्ड, UCC, वन नेशन वन इलेक्शन, ऐसे विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि हमारे इस मंथन से कुछ ऐसा निकले जो लोगों को मन में बैठे और विचार उनको समझे, उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्या है वक्फ बोर्ड, UCC क्या है और वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत क्यों आन पड़ी है, इसीलिए आज का हम यह एपिसोड करने जा रहे हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड ये इंडोमेंट प्रॉपर्टीज जो होती है, यानी आपने चैरिटेबल, रिलीजियस, पायस पर्पजेस के लिए इस्लाम धर्म के हिसाब से उन सब संपत्तियों का उपयोग करना चाहिए, ऐसी जिसकी भी इच्छा हो और उसने अगर वो प्रॉपर्टी दे दी दान में तो वो प्रॉपर्टी अब अल्लाह की होगी। तो ये अल्लाह की जो सारी प्रॉपर्टीज है वो फिर किसी ने डेडिकेशन यानी दे दी इसलिए हो, किसी ने रजिस्ट्रेशन किया हो या लॉन्ग कंटिन्यूअस यूज के कारण हो, तो जो प्रॉपर्टी अल्लाह की होती है उसको हम कहते हैं कि वक्फ। जैसे कि हम देखा जाए कि 1947 में भारत के टुकड़े हो गए, जो लोग भारत से पाकिस्तान गए और जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की जो प्रॉपर्टी थी वो वक्फ बोर्ड लेता है कि वो सरकार उसके ऊपर कुछ करती है, कि वो सरकार की प्रॉपर्टी रहती है? ये वक्फ बोर्ड का विषय नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एनिमी प्रॉपर्टीज एक्ट में जो भी प्रॉपर्टीज अबांडोन हो जाती है, वेदर बिकॉज ऑफ माइग्रेशन, हम लोग पार्टीशन के कारण भी जो लोग अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर गए उन प्रॉपर्टी के ऊपर दो ही लोगों का अधिकार मानते हैं। एक तो जो लोग गए हैं वो अगर फिर से यहाँ पर आए और अपना दावा उस पर साबित करे, या तो फिर ऐसी सारी अबांडोन प्रॉपर्टी सरकार की प्रॉपर्टी होती है अंडर द एनिमीज प्रॉपर्टी एक्ट। अच्छा। क्योंकि अब प्रॉपर्टी पाकिस्तान में चले गए वो लोग, तो वी डू नॉट कंसिडर देम एज इंडियन सिटीजन, तो वो सारी प्रॉपर्टी सरकार की है। सरकार ऐसा देखा जा रहा है कि कई मंदिरों को, कई जगह स्लम एरिया रहता है, तो ऐसी जगहों को भी उन्होंने अपना मान के चला है कि भाई ये हमारी जगह है, इसको खाली करना पड़ेगा, नोटिस दे देते हैं। तो फिर इस पे कार्रवाई कैसे होती? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप वक्फ के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ। कि वक्फ के कुछ समस्याएं विगत कुछ वर्षों में हमारे सामने आई है, तो पहले हमें समझना होगा कि ये वक्फ बोर्ड होते क्या है और ये वक्फ की समस्या क्यों शुरू होगी। तो प्रत्येक स्टेट में एक वक्फ बोर्ड, वक्फ एक्ट 1995 के हिसाब से बना हुआ है। अच्छा। ये वक्फ एक्ट जो है 1995 का, इसमें प्रत्येक स्टेट में एक वक्फ बोर्ड बनाने का प्रावधान है। अब वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना, सर्वे करना, उसका रजिस्ट्रेशन करना, ये तीनों पावर दी और ये बहुत आश्चर्यजनक है। इस पर विचार होना चाहिए, गहन मंथन होना चाहिए कि क्या किसी भी संस्था को, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, सिर्फ उन्होंने कह दिया कि इस प्रॉपर्टी पर लगातार इस्लामिक धर्म के हिसाब से कुछ प्रैक्टिस हो रही है, या फिर ये प्रॉपर्टी 100-200 साल पहले किसी ने दी थी जिसका कि कोई अभी डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी उस संपत्ति को मालिकाना हक वक्फ बोर्ड को मिल जाएगा। इस प्रकार का जो प्रावधान 1995 के एक्ट में है, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा। और इसीलिए शायद भारत सरकार अभी वक्फ अमेंडमेंट
करने जा रही है एक्ट में, और इस एक्ट के नाम से लेकर प्रावधानों में बहुत से बदलाव सुझाए गए हैं। जैसे कि देखते हैं हम, कोई बोर्ड होता है या कोई कमेटी होती है, तो उसमें सभी, जैसे मंदिर की कमेटी होगी तो सभी धर्म के लोग उसमें कुछ कमेटी में होते हैं। जैसे कि अभी अपने रिसेंटली है तिरुपति बालाजी, उसमें क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है। तो इस बोर्ड में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जिसमें सभी धर्म के लोग आएंगे? ये जो 95 के एक्ट में प्रोविजन थी, अभी जो बदलाव होने जा रहे हैं उसमें तो सभी को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। अच्छा, यानी एक प्रमुख बदलाव जो अब होने जा रहा है, जिसकी आवश्यकता थी, वो ये कि मुस्लिम समुदाय के ही व्यक्ति बोर्ड में होंगे। ये जो एक बंधन था उसको हम शिथिल करने जा रहे हैं। यानी भारत सरकार का जो अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास बिल पेंडिंग है, 8 अगस्त को जो इंट्रोड्यूस हुआ, उस बिल के मुताबिक अब मुस्लिम समाज के व्यक्ति अलावा भी, यानी जो कोई भी समाज के व्यक्ति हो, लेकिन उसमें जो प्रावधान किए गए थे कि जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी जिस स्टेट का वो वक्फ बोर्ड है उस स्टेट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें से भी एक एक रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड में थे, लेकिन वो मुस्लिम ही होना चाहिए, इस प्रकार का प्रावधान था। तो अब सरकार का ये सुधारना उसमें लाई है कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी लीजिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को भी लीजिए, लेकिन ये सारे लोग किसी भी समुदाय के हो सकते हैं, वो मुस्लिम होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं रहेगा। उससे क्या हो रहा था, आपने बहुत उचित प्रश्न उठाया कि देश में और भी समाजों की संपत्तियां है, लेकिन उनको जब सरकार एडमिनिस्टर करती है, पर्टिकुलरली हमारे पास जो सिस्टम है वो चैरिटी कमिश्नर का, हर एक स्टेट में चैरिटी कमिश्नर का ऑफिस है। चैरिटी कमिश्नर सभी संपत्तियों के ऊपर निगरानी रखता है कि जो चैरिटेबल प्रॉपर्टी है, रिलीजियस प्रॉपर्टी है, उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, उसका गलत उपयोग तो नहीं हो रहा। जिस पर्पज से, चैरिटेबल पर्पज से उसको छोड़ा गया है, दिया गया है, दान किया गया है, उसी पर्पज के लिए उसका उपयोग हो रहा है या नहीं, इसकी सुनिश्चितता, उस पर ध्यान रखने के लिए सरकार चैरिटी कमिश्नर अपॉइंट करता है। लेकिन उस सारे प्रावधान में इस्लामिक प्रॉपर्टीज के लिए ये अलग प्रावधान, स्पेशल लॉ बनाकर, उस वजह से ये एक सवाल बन गया है सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कि अगर देश सेक्युलर है और अगर भारतीय संविधान में किसी भी धर्म को विशेष स्थान नहीं दिया गया है, तो फिर मुस्लिम समाज की चैरिटेबल प्रॉपर्टी के लिए चैरिटी कमिश्नर को अधिकार क्यों नहीं, और ये दूसरी व्यवस्था क्यों, पैरेलल व्यवस्था क्यों, इस पर काफी सारे सवाल उठ रहे थे। इसीलिए शायद अभी आपने जैसे कहा कि अब इंडोमेंट प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए भी दूसरे समाज के, लेकिन जो उस पद पर नियुक्त व्यक्ति है, फिर चुन के आए हुए खासदार हो सकते हैं, आमदार हो सकते हैं, उनकी भी अब इसमें स्थान रहेगा, वो अपनी वाणी, अपनी बात रख सकते हैं। तो ये बोर्ड सिर्फ भारत में ही संचालित है कि भारत के बाहर के भी अदर जो मुस्लिम राष्ट्र है वहां पे भी संचालित है, यानी चलता है काम इनका ऐसा? देखो, मुस्लिम समाज की रिलीजियस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए वक्फ, ये व्यवस्था कई सारे मुस्लिम राष्ट्रों ने हटा दी। अच्छा, अगर मैं कुछ देशों का नाम लेना चाहूँ तो सीरिया, लीबिया, लेबनान, जॉर्डन, सूडान, ये सारे मुस्लिम कंट्रीज। लेकिन वहां पर वक्फ जिस प्रकार की व्यवस्था हमारे यहाँ है वैसी नहीं। हाँ, कुछ देशों में है, लेकिन वो भी जैसा हमारे यहाँ चैरिटी कमिश्नर, यानी कि सभी समुदाय की प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, उस पर सुपरविजन करने के लिए, उस प्रकार की एक समावेशी व्यवस्था अन्य कई मुस्लिम देशों में है। लेकिन भारत में जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था कुछ हम जिसको हम कह सकते हैं कि एक निराली और अलग, विशेष ऐसी व्यवस्था दिखाई दी। प्रैक्टिकली हम अगर सोचे तो देश में ये विषय क्यों उठ के आ रहा है, क्योंकि अगर ऐसा दिखाई दिया कि बहुत सारी जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़ी बड़ी जगह है, वो वक्त कहता है कि हमारी है। प्रयागराज में मंदिर हो गया, या फिर अपना ज्ञानवापी का मस्जिद जो बोलते हैं वो मंदिर, वो भी वक्त बोलता है कि हमारी जमीन है। जो काशी में
काशी विश्वनाथ। मंदिर का मंदिर है उसका मामला हो सकता है। तो ये अगर कोई वक्त बोलता है कि ये हमारी जमीन है, तो उसमें साधारण इंसान क्या करे? बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि एज ए लीगल एक्सपर्ट आज की पोजीशन में अगर वक्फ को ऐसा लगता है, वक्फ बोर्ड को, कि यहाँ पर कोई उनका धार्मिक चिन्ह है, कुछ कब्र है या वहाँ पर किसी प्रकार की मजार है, और या फिर उनको लगता है कि ये जैसा ईदगाह ग्राउंड है जहाँ पर कभी नमाज होती हो, और अगर वक्फ को लगता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो उन्हें सर्वे, आइडेंटिफाई और डिक्लेयर, यानी वो घोषित भी कर सकते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब अगर कोई आम इंसान है, उसकी प्रॉपर्टी चली जाती है, सार्वजनिक संपत्ति का हम 2 मिनट बाद में बात करेंगे, अगर कल को किसी आम इंसान की प्रॉपर्टी को वक्फ कहता है कि ये हमारी है, तो उस हालत में उस व्यक्ति के पास एक ही ट्रिब्यूनल है और वो है वक्फ ट्रिब्यूनल। यानी कि आपको इस कानून के तहत बनी हुई ट्रिब्यूनल के पास जाना है। वहां पर इस्लामिक जो लोग हैं जिनको उसका ज्ञान है या फिर जो उस धर्म के हैं, वही लोग ट्रिब्यूनल में बैठेंगे, और इस वजह से इसकी बात और उनकी बातों में अंतर आ सकता है और समझाने में कठिनाई हो सकती है। सबसे कठिन बात इस कानून में और ट्रिब्यूनल के बारे में यह है कि ट्रिब्यूनल के फैसले को अपील नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बार किया हुआ है, अच्छा, तो अपील का प्रावधान नहीं है, और उस वजह से एक प्रकार से फाइनलिटी टू द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल। यानी एक बार अगर कोई वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर डिक्लेरेशन कर दे कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो फिर जो हमारे पास रास्ता रह गया वो सिर्फ ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल में आज के तारीख में लॉ के एक्सपर्ट होने की बजाय इस्लामिक एक्सपर्ट होने की वजह से वहां पर भी निपटारा जो है बहुत जल्दी नहीं होता। 40,000 केसेस इस देश में वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने पेंडिंग है। ऐसा भी अगर हम सर्च कर रहे थे तो ऐसा पता चला कि अगर मेरे संपत्ति है, मेरे नाम पे कोई भी प्लॉट है और वक्फ कहता है कि उसका है, वो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि उनने उसको घोषित कर दिया है, मुझे कोई नोटिस भी नहीं आएगा। अगर मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके देखता हूँ तो तब मुझे पता चलेगा कि भाई इन्होंने ऐसा कर दिया है। देखो, सर्वे कैसे करना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये सारा वक्फ बोर्ड का जुरिस्डिक्शन है, तो वो अपने हिसाब से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके बारे में उनको जानकारी ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपकी जानकारी नहीं होने की वजह से आपको नोटिस सर्व नहीं किया, तो यस, दैट इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी प्लॉट का वक्फ बोर्ड ओनरशिप क्लेम कर ले और आपको पता भी ना हो, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। जैसे कि अभी बिल जेपीसी के पास गया है, जब संसद में इसे रखा गया, तो अभी जेपीसी इस पे क्या एक्शन लेगी, यानी उनकी क्या प्रोसेस रहेगी आगे की? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ बिल तब भेजा जाता है जब हाउस के अलावा उसके ऊपर और चर्चा या लोगों के सुझाव लेने का विचार हाउस का होता है। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी पक्षों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, प्रमुख करके अपोजिशन पार्टी को उसमें मेंबरशिप दी जाती है, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तय करती है कि हमको इस बिल में स्टेक होल्डर्स या जनता से सुझाव लेने हैं, क्या लेने हैं तो किस प्रकार से लेने हैं, और फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उस बिल पर विचार कर सभी बाजुओं में विचार कर कुछ सूचनाएं हाउस के लिए देती है कि इसमें ये सुधारना करने का सुझाव है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के रिपोर्ट पर फिर से हाउस में चर्चा होंगी और उसमें से कितने सुझाव स्वीकार करना है, अमेंडेड बिल लाना है या इसी बिल को कुछ सुधारनाओं के साथ में पारित करना है, यह हाउस का प्रेरोगेटिव है, उनका अधिकार, विशेषाधिकार। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उस वक्त जब ये बोर्ड बना कि ये बोर्ड बनाने की जरूरत पड़ी और सरकार ने भी ऐसे नियम उनको लागू कर दिए कि जिस पे हाथ रखे वो जमीन उनको? ये अब मामला आज का नहीं है, आजादी से पहले भी वक्फ वैलिडेशन एक्ट 1913 और फिर 1923 का वक्फ एक्ट, ये भी थे, और ब्रिटिश राज में भी यानी 1850 के अराउंड कुछ प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट भी हुआ, और डिस्प्यूट बढ़ते बढ़ते प्रीवी काउंसिल तक चला गया। प्रीवी काउंसिल वाज द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी एट दैट टाइम।
ये 1920 के दशक की बात है। तो प्रिवी काउंसिल की 4 जजेस की बेंच ने कहा कि वक्फ ये जो व्यवस्था है जिसमें एक बार प्रॉपर्टी वक्फ की हो गई तो हमेशा के लिए उनकी होंगी, ये व्यवस्था किसी भी देश के लिए और प्रॉपर्टी के कानून के विरुद्ध जाती है। भारत में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1884 है, यानी हम जिस प्रकार के सेल देखते हैं, मॉर्गेज, एक्सचेंज, गिफ्ट, लीज, तो जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है उसके लिए ये कानून है। उसका अगर आप सेक्शन 14 देखेंगे तो वो कहता है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, कि किसी भी प्रॉपर्टी का हमेशा के लिए फॉर अनलिमिटेड पीरियड आप उसको परपेचुअली हैंडीकैप नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम उस कानून के साथ में इसकी तुलना करें वक्फ की, तो यहाँ परपेचुइटी है, और इसीलिए प्रिवी काउंसिल के 4 जजेस ने उस केस में कहा था कि ये जो कानून है या व्यवस्था है वक्फ की, ये परपेचुइटी का एक सबसे बुरा वर्स काइंड ऑफ एग्जाम्पल है। और इस प्रकार का कानून जिसमें कि हमेशा के लिए किसी प्रॉपर्टी का टाइटल ये एक डिस्टर्ब कर देते हैं, ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के 4 प्रिवी काउंसिल के 4 जजेस का फैसला है। दुख की बात है कि वो फैसला भी उस वक्त लागू नहीं हुआ। शायद ये बोर्ड का ऐसा भी एक मेन इसमें काम है कि रिलीजियस यूज के लिए वो प्रॉपर्टी रहेगी। अगर मैं भी मुस्लिम हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी उनके काम आए, तो मैं मेरी प्रॉपर्टी उनको दान करता हूँ, और उसके डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए ये बोर्ड बना हुआ है। बराबर है। हाँ, तो शायद अगर किसी मुस्लिम धर्म को लगता है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, यहाँ पे शायद कभी मस्जिद थी, कुछ था, तो उसको क्लेम कभी भी कर सकते हैं। बराबर, 100 साल 200 साल। हाँ, लेकिन अगर मेरे धर्म को, हिंदू धर्म को लगता है कि यहाँ पे कहीं भी मंदिर था, तो उसको आपको 12 साल में ही उसको करना है, क्लेम करना है। ऐसा डिफरेंस क्यों करके रखा इसमें? अब वो तो सारे यही तो समस्याएं थी ना कानून में, इसीलिए तो नया कानून आ रहा है। समस्याएं थी, जैसा कि आपने कहा कि इसकी आवश्यकता अभी क्यों पड़ी, तो आजादी के पहले भी था, लेकिन जब हम आजाद हो गए तो फिर हमको तो नए कानून बनाने की आजादी थी। लेकिन 1954 में पहला वक्फ एक्ट आया, और उसमें आज के जो प्रावधान है इतने कठिन प्रावधान नहीं थे। अच्छा, उसमें फिर बारंबार सुधारणाएं हुई, और जो लेटेस्ट कानून जिससे कि आज तक चल रहा है वो है 1995, और कुछ सुधारणाएं हुई 2013 में। तो 1995 का कानून, जिसमें कि 2013 में जो सुधारणाएं हुई, उसमें ये सारी समस्याएं निर्माण हुई, यानी जिसकी वजह से आज समस्या है ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अनलिमिटेड पावर्स हो गया। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, मैनेजमेंट आपकी तरफ है। चलो, इतने सारे पावर देने के बाद वक्फ क्या अपनी प्रॉपर्टीज का प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहा है? अगर मैं सच्चर कमेटी का रिपोर्ट देखूं तो उनका कहना है कि आज जो वक्फ के पास प्रॉपर्टीज है उसकी बाजार वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यूएशन इज 1.2 लाख करोड़। अगर इन संपत्तियों का ठीक ढंग से व्यवस्थापन हो, जिसके के लिए वक्फ बोर्ड है, तो इन संपत्तियों से 12,000 करोड़ रुपए की आमदनी प्रति वर्ष हो सकती है, ऐसा सच्चर कमेटी कहती है। लेकिन ये जो पूरी प्रॉपर्टीज है, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर रखो, 8,70,000 प्रॉपर्टीज आज अलग अलग वक्फ बोर्ड के पास पूरे भारत में है, और इनकी सेंट्रल काउंसिल है। सेंट्रल लेवल पर सभी बोर्ड का काम देखने के लिए सेंट्रल काउंसिल। तो 8,70,000 प्रॉपर्टीज है, जिसका कि वर्गफल अगर निकाले तो 9,50,000 एकर्स ऑफ द लैंड वक्फ बोर्ड के पास है। अब आप बताइए, इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद उसकी आमदनी होनी चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। इसमें से मात्र 3-3.5 लाख प्रॉपर्टीज पर मुतावलीज है। मुतावलीज यानी एडमिनिस्ट्रेटर जैसा, कि जो उन संपत्तियों की कुछ देखभाल कर। 4.5 लाख प्रॉपर्टीज तो सिर्फ इन्होंने चिन्हित की। अच्छा, यानी अभी तक उस पर मुतावली या उसका कंट्रोल, उसका रजिस्ट्रेशन, उससे कोई आमदनी,
ये तो कुछ भी शुरू नहीं। तो करीबन आधी प्रॉपर्टीज आपकी वेस्टेड है, 3.5 लाख प्रॉपर्टीज का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, और बची हुई 1 लाख के करीब प्रॉपर्टी जो आपकी वो डिस्प्यूट में चल रही है। तो इसका मतलब जिस पर्पज से बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो पर्पज सर्व नहीं हो रहा। तो इससे एक हमको दिशा मिलती है कि इसमें कुछ न कुछ सुधारना करने की आवश्यकता है। दूसरा, जैसे कि आपने कहा कि लोगों को चिंता भी, मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स बोथ। मैं मुस्लिम हूं, मेरी भी प्रॉपर्टी आपने से। दूसरा, अगर आपने किसी अपार्टमेंट में, एक किस्सा हुआ कि एक शिव शक्ति अपार्टमेंट में किसी ने एक फ्लैट खरीदा और वो उसका इंडोमेंट कर दिया, बोर्ड को रजिस्टर कर दिया, वक्फ बोर्ड को। अब अपार्टमेंट में एक फ्लैट में अगर मस्जिद बन जाए तो स्वाभाविक है बचे हुए लोगों को चिंता होंगी, या उनको लगेगा कि यहाँ रिलीजियस एक्टिविटी शुरू हो गई। तो ये रियल बेस्ड क्वेश्चंस है जिनको आंसर ढूंढने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि सरकार ने जो कदम उठाया है, ये सारी जो समस्याएं सामने आ रही है उनका क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, उस दिशा में एक कदम है। जैसा कि मैंने कहा कि नॉन मुस्लिम्स भी अब बोर्ड में रहेंगे, ऐसा प्रावधान तो है ही, लेकिन इसके अलावा मुस्लिम्स में भी सिर्फ सुन्नी मुस्लिमों का ही हमको वहां पर बहुत ज्यादा कंट्रोल बोर्ड्स पर दिखाई देता है। अच्छा। और इसलिए फिर शिया समुदाय से भी बहुत मांग आ रही थी कि हमारा भी उसमें प्रतिनिधित्व हो। तो शिया मुस्लिम्स, सुन्नी मुस्लिम्स, अहमदिया, बोहरा, उसके बाद में आगा खानीज, ये सभी समुदाय की रिप्रेजेंटेशन, और उस पर से 2 मुस्लिम महिलाएं भी उसमें हमेशा होनी चाहिए, इस प्रकार का प्रावधान लेकर सरकार आई। इतने सालों से ये एक्ट चल रहा है, बोर्ड चल रहा है, इतनी दिक्कतें इसमें दिखती है, तो राजनीतिक दलों को, पार्टियों को, सरकार को इतना समय क्यों लगता है भारत में इस चीज को बदलने के लिए? ये भारत के, अगर हम दिशा की बात करें, देश की बात करें, तो यहाँ अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, और जब धर्म की बातें आती है, धर्म के विषय आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसमें निर्णय करना कठिन हो जाता है। 2-3 वजह है। एक तो बहुत बड़े आबादी वाला देश है, हमारे पास रिसोर्सेस की कमी है, बहुत बड़े आबादी है, रिसोर्सेस की कमी है, और जिस लेवल पर एजुकेशन होना चाहिए उस लेवल पर हमारे पास आज भी एजुकेशन का दर या स्तर पहुंचा नहीं है। और इस वजह से जब भी हम इस प्रकार से सुधारना करना चाहते हैं या फिर उसमें कुछ बात होती है तो फिर अड़चनें तो आती है। और वोट बैंक पॉलिटिक्स का भी तो देश है हमारा, तो सभी को एक मतदान का भी लालच रहता है कि हमें शायद ऐसा करने से कुछ नुकसान उठाना पड़े या कुछ करने से हमको फायदा हो जाए। तो इस वजह से भी शायद, मैं तो लॉ का एक्सपर्ट हूँ, पॉलिटिक्स में ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट ऐसा दिखाई दे। एक तरह से ये पता चला है कि जो पहले में, यानी 2000 के पहले में जो गलतियां सरकार उस वक्त के सरकार ने की है, तो ये जो सरकार है 2024 की, ये उसको सुधारने का प्रयत्न कर रही है, ऐसा बोल सकते हैं। काम तो निरंतर चलते रहता है। हाँ, हर सरकार को जैसा उचित लगता है, हाँ, जैसा उनके इक्वेशंस में, गणित में बैठता है, वैसा वो कार्य करते हैं। तो शायद किसी को फायदा पहुंचाने के लिए भी क्या होगा, और अभी की सरकार को शायद कुछ देश के बारे में प्रेम है, या फिर उनको लगता है कि इसमें सुधारना करने की सीरियसली आवश्यकता है, इसलिए शायद ये बिल आया। इसमें एक ही दिखता है, ऐसा दिखता है कि एक धर्म के लिए अलग कानून है, दूसरे धर्म के लिए अलग कानून है, उसके भी बारे में चिंता है। ये धर्म का व्यक्ति अगर कुछ चाहिए तो वो अलग ढंग से करेगा, ये धर्म का व्यक्ति कुछ चाहिए तो अलग ढंग से करेगा। तो इसी को लेकर अगला सवाल ऐसा बनता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो भारत की सरकार लाना चाहती है इस देश में, तो इसका महत्व क्या रहेगा और इसका उद्देश्य क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हम बात करेंगे, लेकिन भारत में धर्म की हमको आजादी है, स्वतंत्रता है। मैं किसी भी धर्म का हूँ, मुझे अपने धर्म का पालन करने का, उसकी पढ़ाई करने का और उसका प्रसार करने का। आई हैव राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ माई ओन चॉइस। ये आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 26 में
आई कैन इस्टेब्लिश, एडमिनिस्टर एंड मैनेज द रिलीजियस एंडोमेंट्स, यानी धार्मिक स्थल की निर्मिति करने का और उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने का भी मुझे अधिकार है। ये दोनों चीजें हैं। तो अगर हम वक्फ की बात करें तो मुझे हमारे धार्मिक स्थल होने की मुस्लिमों को भी आजादी है, हिंदुओं को भी, लेकिन उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आज वक्फ को लेकर जो लोगों के मन में शंका है वो है बिकॉज ऑफ इट्स नॉन ट्रांसपेरेंसी, ओपेक सिस्टम है, यानी कि उसमें पर्दा पड़ा हुआ है, पता नहीं चलता कि किस प्रकार से बोर्ड काम कर रहा है। तो इसको ओपन करने की आवश्यकता है, ट्रांसपेरेंट। नए बिल में ऑडिट का सिस्टम है, ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम है। वक्फ बोर्ड में जो भी दिन भर में वहां पर प्रावधान होंगे, चर्चा होंगी, उसके पूरे मिनट्स आपको पब्लिकली दिखाई देंगे। तो ट्रांसपेरेंसी है। तो ये अगर हम रिलीजियस प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट की बात करें तो अब हम आते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। जैसा कि आपने कहा, एक क्वेश्चन ये भी है कि वक्फ बोर्ड पे फिर सरकार की नजर रहेगी क्या हर बार? जैसे कि अभी तक तो कहीं पे दिखाई नहीं देती, क्योंकि वक्फ बोर्ड जहाँ पे बोल रहा है वो जमीन मेरी है तो उनकी हो जाती है। अभी रहेगी क्या? तो नहीं है। हाँ। अभी जो व्यवस्था है 1995 के एक्ट में, उसमें सरकार का बहुत ज्यादा कंट्रोल कहने के बजाय सुपरविजन वो नहीं है। लेकिन अब जो बिल आने जा रहा है उसमें सरकार ट्रांसपेरेंसी चाहती है, कलेक्टर को पावर्स होंगे और कलेक्टर सर्वे करेंगे। बोर्ड ने सर्वे करने की बजाय कलेक्टर सर्वे करेंगे प्रॉपर्टी का। उसका जो डिक्लेरेशन है उसमें भी पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी। ट्रिब्यूनल में जुडिशियल मेंबर होंगे, एग्जिस्टिंग या रिटायर्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर होंगे सेक्रेटरी लेवल के ट्रिब्यूनल में, तो वहां पर भी जो निपटारा होगा वो सही ढंग से होगा। उसकी अपील हाई कोर्ट में हो पाएंगी। तो अब उसमें ट्रांसपेरेंसी आने वाली है। इस प्रकार की कोशिश, इवन कैग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल ऑडिट करने वाली एजेंसी, उसको भी वक्फ के अकाउंट ऑडिट करने के पावर्स होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने हमारी पूरी चर्चा सुनी, तो हमारा यही प्रयास रहा है कि हम जो जो विषय को लेकर बात किए वो विषय आपको अच्छे से समझे। आपके विचार उसमें आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमें पता चले कि आप इसमें क्या सोचते हैं। धन्यवाद।